वेलकम टू डाइव टू लर्न। मेरा नाम है लोकेश अग्रवाल और आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग को जान के खुशी होगी कि हमारी मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुकी है डाइव टू लर्न, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए और 5 स्टार रेटिंग के साथ हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने डाइव टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आने वाली है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट समझें तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करते हैं वर्किंग नोट्स में। तो सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो है फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। फिक्स्ड असेट्स अकाउंट के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ जाएंगे? डेबिट साइड में टू बैलेंस BD, क्रेडिट आ जाएंगे पाई बैलेंस CD। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर की वैल्यू को ओपनिंग बोलते हैं और करंट ईयर वाली वैल्यूज़ को क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। तो आप ये लिख लेंगे, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस टू बाय बैलेंस CD। अब बात आती है कि अब असेट्स के साथ क्या क्या हो सकता है। असेट्स हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। खरीदते हैं तो बढ़ती है, देखो असेट्स बढ़ती है तो डेबिट में, कम होती है तो क्रेडिट में। ठीक है, चलो रूल लगाते हैं। असेट्स खरीदी, परचेज करी, तो आप कहाँ लिखोगे? टू कैश, डेबिट साइड में लिख दोगे टू कैश। और अगर बेची तो क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय कैश, है ना, सेल वैल्यू जितने में बेची। अब एक बात बताइए, खरीदते समय प्रॉफिट या लॉस होता है क्या, या बेचते समय होता है? खरीदते समय प्रॉफिट लॉस नहीं होता। प्रॉफिट और लॉस कब होता है? बेचते समय। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू P&L, और अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय P&L। ठीक है, आई रिपीट, एक बार फिर से सुनते हैं। आप सबसे पहले तो क्या लिख देंगे? टू बैलेंस BD और बाय बैलेंस BD CD, ये लिख दिया। अब अगर आपने खरीदा है तो डेबिट में टू कैश लिख देना, बेचा है तो क्रेडिट में बाय कैश लिख देना, जितने रुपए में भी बेचा हो वो वैल्यू आ जाएगी। अब खरीदते समय तो फायदा नुकसान नहीं होता, लेकिन सेल के समय तो फायदा या नुकसान होता है ना। फायदा हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में लिख देना, और लॉस हुआ तो क्रेडिट में लिख देना। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो सबको पता है ना, डेप्रिसिएशन कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि इससे असेट की वैल्यू कम होती है। तो ये बन गया आपका पूरा फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस डालने के लिए पहले आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना भी तो सीखना होगा। और प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। जितने में बेचा माइनस जो उसकी वैल्यू थी, यानी सेल वैल्यू में से आप बुक वैल्यू माइनस कर देंगे कि हमारी बैलेंस शीट में भी वैल्यू कितनी आ रही थी उस असेट की। सवाल में गिवन होता है। लेकिन कभी कभी अगर ये बुक वैल्यू गिवन ना हो तो हमें कोस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। कोस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, जो असेट हम बेच रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप लोगों को क्या होता है, इस डेप्रिसिएशन और इस डेप्रिसिएशन वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है कि जो असेट हम बेच रहे हैं केवल उतने पार्ट पे जिस दिन वो खरीदी थी, उस दिन से लेकर आज तक का कंप्लीट कितना डेप्रिसिएशन लगा। यानी कॉस्ट तो वो वैल्यू हो गई जितने में खरीदी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो वैल्यू हो गई जितना शुरू से लेके आज तक डेप्रिसिएशन लगाया होगा उस असेट पे जो बेच रहे हैं। तो अगर मैं कॉस्ट में से वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, टोटल डेप्रिसिएशन उस असेट का, तो बुक वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो सेल वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस हुई, तो अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। प्रॉफिट आया तो यहाँ लिख देना, लॉस आया तो यहाँ लिख देना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन कौन सा होता है? ये करंट ईयर वाला डेप्रिसिएशन होता है। करंट ईयर का मतलब होता है इसी साल का डेप्रिसिएशन, केवल जो इस साल लगाया है सारी असेट्स पे। एक्यूमुलेटेड कौन सा होता है? जो शुरू से आज तक का डेप्रिसिएशन है, जो बेची उस पर लगाया था। अब बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि चलो ये अकाउंट तो बन गया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये वैल्यूज़ कहाँ जाती हैं, इसके बारे में जरा सीखते हैं। देखिए, एक बात तो याद कर लीजिए कि कोई सा भी वर्किंग नोट हो, ठीक है, कोई सा भी वर्किंग नोट हो, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये कहीं नहीं जाते कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये कभी भी कहीं रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं असेट को खरीदने की। खरीदा तो पैसा आया या गया? पैसा गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। और अगर पैसा आया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। सेल करने से पैसा आता है,
वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, और खरीदने से पैसा जाता है वो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा? याद है आपको, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस होएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब बनाते हैं तो वहाँ पे होता है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पहला ही आइटम सिखाया था मैंने, ये वहीं पे माइनस होगा। और ये वाला जो लॉस है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम जो होता है उसमें ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाएगी नहीं। और ये डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी एनओई में प्लस होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? ये तो था फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, जब केवल अकेला फिक्स्ड एसेट्स बनाया जाता है। कभी कभी सवाल में फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम इसे कैसे बनाएंगे, आइए जरा देखते हैं। अब हम देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब हमें दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर सीखा है सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, हल्का सा डिफरेंट है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ डिफरेंस है। पहले तो फिक्स्ड एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग लिख लीजिए। टू बैलेंस बीडी यहाँ पे, बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट में। बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी होता है। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में और क्लोजिंग आएगा डेबिट में। ध्यान से देखिए, असेट साइड का तो डेबिट में ओपनिंग था, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, तो क्योंकि जितने भी प्रोविजंस होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होते हैं और क्लोजिंग डेबिट में होते हैं। तो पहला डिफरेंस समझ में आया। असेट का तो वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट लिखते हैं, क्रेडिट में ओपनिंग, क्लोजिंग डेबिट में। अब बात करते हैं आगे उन्हीं चीज़ों की जो पहले केस में थी। सेम वही चीज़ें सुनिएगा। खरीदा, अगर आपने असेट परचेज करी तो टू कैश लिखेंगे। बेची, सेल करी, सेल वैल्यू, तो बाय कैश लिख देंगे। सेम टू सेम चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। अब सुनना, बेचने से प्रॉफिट हुआ तो टू पी एंड एल, बेचने से लॉस हुआ तो बाय पी एंड एल, बिल्कुल वही चल रहा है। तो अगर आप देखें तो डेबिट साइड की सारी वैल्यूज जो आपने अभी तक पढ़ा बिल्कुल वही थी, जो पहले पढ़ा डिट्टो वैसी। क्रेडिट साइड में भी अभी तक आपने ये जो 3 आइटम देख लिए ये डिट्टो वैसे ही हैं जैसे आपने ऊपर वाले टॉपिक में देखा था, है ना, कुछ भी अलग नहीं हुआ। तो अलग क्या होगा? अलग है ये, आइए मैं आपको दिखाऊं अलग क्या है इसमें। ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये क्या चीज है? ये है वो जो असेट हमने बेची थी उस पे लगाया हुआ डेप्रिसिएशन। पढ़िए, डेप्रिसिएशन ऑन सेल, यानी जो असेट हमने बेची उस पे जो डेप्रिसिएशन लगाया था ना, जो वर्किंग नोट में लिखा था हमने, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वो वैल्यू है। ये दो जगह आती है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ। यानी एक बार तो असेट के क्रेडिट में लिख दी जाती है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में आता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक एरर हो गया है, यहाँ पे ये आएगा टू असेट। क्या आएगा बेटा? टू असेट। ठीक है, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, टू असेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स के क्रेडिट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक आइटम और रह गया, वो है डेप्रिसिएशन। आपको याद होगा जब ऊपर वाले आपने अकाउंट बनाया था, ऊपर वाले अकाउंट में क्या किया था? यहाँ लिखा था बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये भी तो कहीं जाना चाहिए ना, जो इस साल का डेप्रिसिएशन है, तो वो कहाँ जाएगा? इस साल वाला जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सारी चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ जाएंगी। तो बेटा बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो पहले था, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाते किसी भी चीज़ के। ठीक है, खरीदा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, बेचा तो इन्वेस्टिंग में प्लस। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से माइनस, और लॉस हुआ तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से प्लस। ठीक है, और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी दो जगह आ चुका है, ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये इसके अलावा कहीं भी नहीं जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और ये जो बाय डेप्रिसिएशन है, ये वाली जो वैल्यू है बाय डेप्रिसिएशन, ये बाय डेप्रिसिएशन वही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जब सिंगल बनाया जाता है तब कैसे बनता है, और जब डबल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ बनाया जाता है तब कैसे बनता है। एक ही डिफरेंस है, एक तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला ये यहाँ और यहाँ आ जाता है, दूसरा वो जो डेप्रिसिएशन ऊपर था वो यहाँ पे नीचे आ जाता है, बाकी सारा वही का वही है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन
कर दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी कोई चीज़ सीखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स की, मैंने जब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाई थी वहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स दो जगह यूज़ किया था, एक बार पीएटी में और से पीबीटी जाते समय, और एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्ड के लास्ट में। मैंने आपको बताया था वहाँ पे मैंने पीवाई सीवाई लिखा हुआ था और मीनिंग मैंने कहा था बाद में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, तो आ जाइए, उसका वक्त आ गया है सीखने का। प्रोविज़न फॉर टैक्स एक होता है प्रीवियस ईयर का और एक होता है करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, टैक्स का और डिविडेंड का, ये पिछले साल के जो होते हैं वो इस साल पे किए जाते हैं और इस साल वाले अगले साल पे किए जाएंगे। तो जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है वो आपकी एक्चुअली पॉकेट से गया है पैसा, उसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल लास्ट में, सबसे लास्ट आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का माइनस कर देंगे। और जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है, वो जो आपने वर्किंग नोट बनाया था ना, वो वाला पीएटी से पीबीटी पे जाने वाला, तो पीएटी में क्या करते हैं अपन, प्रोविजन फॉर टैक्स को प्लस करते हैं ना, तो ये वही वाला प्लस किया है आपने करंट ईयर वाला, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। आओ, अगर बाई चांस प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई एडजस्टमेंट मिल जाती है, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स पेड वर्ड लिखा हो या टैक्स मेड वर्ड लिखा हो, दो तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं, एक टैक्स पेड या टैक्स मेड, दोनों में से कोई एक गिवन होगी, दूसरी बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। पहले देखते हैं ये अकाउंट कैसे बनेगा। क्योंकि ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। अगर आपको सवाल में दे रखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से सुनिएगा क्या दे रखा हो सवाल में, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश। और अगर लिखा हो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड वर्ड लिखा हो, तो आप क्रेडिट साइड में बाय पी&एल के नाम से लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बात रही अकाउंट बनाने की। मुद्दा ये है कि ये चीज़ें जाती कहाँ हैं, तो देखो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं नहीं जाते, जो आपने टैक्स पे किया है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल लास्ट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोविज़न बनाया है ये आप पीएटी वाला जो वर्किंग नोट बनाते हो उसमें प्लस कर दोगे, क्योंकि ये इस साल का प्रोविज़न बनाया आपने, ठीक है। जो पेड है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस हो गया, और जो मेड है वो जब पीएटी से पीबीटी का वर्किंग नोट बनाओगे उसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपने आपको एक ट्रिक और बताऊं, ये जो क्रेडिट के आइटम्स होते हैं ना ये हमेशा प्लस होते हैं, अगर आप देखो तो क्रेडिट के आइटम जितने भी होते हैं ये हमेशा प्लस होते हैं, डेबिट वाले माइनस होते हैं, आप किसी भी कॉन्सेप्ट में देख लेना। चलिए अब आगे तीन और स्पेशल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, फिर हमारा वर्किंग नोट का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड इसका भी टैक्स जैसे ही कॉन्सेप्ट है, पिछले साल का तो पे करते हैं, यानी पॉकेट से जो जाता है वो पिछले साल की वैल्यू होती है, और इस साल का जो बनाते हैं वो पीएटी वाले वर्किंग नोट में प्लस हो जाता है। तो जो आपने वहाँ देखा था वो प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग का आइटम था, इसलिए वो ऑपरेटिंग में माइनस हुआ, ठीक है। लेकिन डिविडेंड तो फाइनेंसिंग का आइटम है ना, इसलिए कहाँ माइनस होगा, फाइनेंसिंग में। माइनस कौन सी वैल्यू होगी, इस साल वाली या पिछले साल वाली, तो इसका जवाब है पिछले साल वाली माइनस होगी और इस साल वाली पीएटी वाले वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगी। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया प्रोपोज डिविडेंड का। अब एक और बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये ऐसे आइटम है जो दो जगह जाएंगे, अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, बेटा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर सवाल में जो दे रखा होता है या जो हिडन भी होता है वो दो जगह जाता है, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है और दूसरी बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, पहला ही ऊपर उसमें प्लस करते हैं। इंटरेस्ट पेड एक ऐसा आइटम है जो दो जगह रिकॉर्ड होता है, फाइनेंसिंग में तो हो जाता है माइनस और ऑपरेटिंग में हो जाता है प्लस। इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, ये रिसीव्ड है बेटा, ऊपर वाला पेड वर्ड था, ये अब रिसीव्ड वर्ड है। अगर आपको मिला है तो ये दो जगह जाएंगे ये चीज़ें भी, ठीक है। कहाँ कहाँ जाती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से ये चीज़ें मिलती हैं, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाती हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से माइनस हो जाती हैं। आपको याद होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने बताया था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से ये माइनस हो जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, इंटरेस्ट मिला हो, डिविडेंड मिला हो या रेंट मिला हो, क्योंकि ये तीनों इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं, इसलिए ये चीज़ें इन्वेस्टिंग में तो प्लस होंगी और ऑपरेटिंग में माइनस होंगी, एनओआई के नाम से, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से। तो दोस्तों याद रखने वाली बातें थी ये सारे जो वर्किंग नोट हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर करेक्ट तैयार करना है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।